नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस। थल सेना प्रमुख बोले, प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां, हम शांति से समाधान के पक्ष में। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संदेश दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत शांति के साथ हर मसले पर हल चाहता है। हम बल प्रयोग से बचने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देते हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को यह बातें कही। सेना और नेवी की यह दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। मानिक शाह सेंटर में 25 सितंबर से शुरू हुई इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और कनाडा समेत 22 देशों के आर्मी चीफ 27 सितंबर तक रहेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन हमेशा से एक तरफा अधिकार जमाता रहा है। जनरल पांडे ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि हम किसी भी तरह के विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। इसके लिए सभी देशों के साथ बातचीत होनी चाहिए। लड़ाई से इसका समाधान नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की सभा। भोपाल में बोले, कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहे। जयपुर में कहा, घमंडिया गठबंधन सनातन को मिटाना चाहता है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और इसके बाद राजस्थान में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जयपुर में कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को जड़ से मिटाना चाहता है, लेकिन अगले चुनाव में वे खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। राजस्थान के लोगों ने गहलोत सरकार को हटाने का ठान लिया है। इससे पहले पीएम ने भोपाल में कहा कि जब मोदी गारंटी देता है तो वह जमीन पर उभरती है और घर घर पहुंचती है। वहीं कांग्रेस अब एक कंपनी बन गई है जिसे अर्बन नक्सल चला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका बोला, चीनी जहाज को रुकने की इजाजत नहीं। भारत की चिंता सही, क्षेत्र में शांति सबसे जरूरी। हमने नियम बनाने में उनकी सलाह ली। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने चीन के जहाजों को अपने देश में रुकने की इजाजत नहीं दी है। श्रीलंका की विदेश मंत्री अली साबरी ने इसकी पुष्टि की। साबरी ने कहा कि भारत की चिंता हमारे लिए बेहद अहम है। हमने इसके लिए अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाया है और इसे बनाते वक्त भारत सहित दूसरे दोस्तों से सलाह भी ली थी। साबरी ने आगे कहा कि हमने अक्टूबर में चीनी जहाज को श्रीलंका आने की इजाजत नहीं दी है। इस पर अब भी बात की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता सही है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। हम अपने क्षेत्र को शांति का जोन बनाना चाहते हैं। श्रीलंका में चीनी वेसल शी यांग शिक्स के डोग होने पर भारत की चिंताओं के बारे में सवाल पूछे जाने पर श्रीलंका की विदेश मंत्री ने कहा कि अगर यह SOP के तहत होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के बंदरगाह में रुककर अक्टूबर में चीनी रिसर्च वेसल नेशनल इन्वेस्टिक रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ रिसर्च करने वाला था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। भ्रष्टाचार करने पर जेल में डाल रहे हैं तो वो परेशान हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत की रेंज का कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप किसी भी अवसर को मामूली मत समझें। हमने इसी अप्रोच के साथ G20 को इतना बड़ा बनाया। भारत की विविधता और लोकतंत्र ने G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर आश्चर्य नहीं हुआ। जब युवा किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो सफलता निश्चित होती है। पीएम ने कहा कि G20 के आयोजन को भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, यह देखकर दुनिया चकित है। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं। आप कहते होंगे कि क्या कारण है, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे छात्र उठा लेते हैं, उनका सफल होना तो तय हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र का दावा, आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल ID। मूडीज की रिपोर्ट खारिज की। रेटिंग एजेंसी ने सुरक्षा गोपनीयता पर सवाल उठाए थे। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज की रिपोर्ट को खारिज करते हुए आधार कार्ड को दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान पत्र बताया है। मूडीज इन्वेस्टर्स ने 21 सितंबर को जारी की गई अपनी रिपोर्ट में आधार से जुड़ी लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता पर चिंता जाहिर की थी। रिपोर्ट्स में मनरेगा योजना का संदर्भ देते हुए कहा गया था कि भारत के गर्म और उमस भरे क्लाइमेट में आधार के बायोमेट्रिक सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कभी यह सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सोमवार 25 सितंबर को प्रेस रिलीज जारी की थी और मूडीज के दावे को आधारहीन बताया। सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट बिना किसी सबूत के आधार पर तैयार की गई है। भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस पर भरोसा करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा के डर्टी गेम का खुलासा। मानवाधिकार की आड़ में खलिस्तानियों को बैकडोर से दे रहा बढ़ावा। जी हां दोस्तों, खलिस्तानी समर्थक तत्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समर्थन जैसी धारणाओं की आड़ में करीब 50 साल से कनाडा की जमीन से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन कनाडा इन चरमपंथियों द्वारा डराने, धमकाने, हिंसा किए जाने और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने पर पूरी तरह चुप्पी साध लेता है। सूत्रों ने मंगलवार यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि एयर इंडिया के विमान कनिष्क में 1985 में
खालिस्तानी चरमपंथियों ने बम विस्फोट किया था और यह अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले से भी पहले हुआ। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक हमला था। उन्होंने कहा कि कनाडा एजेंसियों की स्पष्ट बेरुखी के कारण इस हमले का मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार और उसके खालिस्तानी चरमपंथियों का समूह बचकर निकल गए। सूत्रों ने कहा कि विडंबना यह है कि परमार अब कनाडा में खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों का नायक है और प्रतिबंधित समूह सिख फॉर जस्टिस ने अपने अभियान में केंद्र का नाम भी परमार के नाम पर रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब एक एक रुपए के लिए मोहताज होंगे खालिस्तानी, विदेशी फंडिंग पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर। जी हां दोस्तों, कनाडा में तेजी से पांव पसार रहे खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ भारतीय एजेंसियां लगातार लगाम कस रही है। इसी बीच खालिस्तानियों की विदेशी फंडिंग को लेकर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खालिस्तानी संगठनों और इससे जुड़े एनजीओ पर बड़ा ब्रेक लगाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, जिन खालिस्तानी संगठनों की विदेशी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही है उनमें SFJ, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम शामिल है। खालिस्तानियों के जरिए यूके, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग को खगाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, परिवर्तन निर्देशालय, FIU और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर फंडिंग पर नकेल कसेंगे। सूत्रों के मुताबिक जैसे कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई हुई है, उसी तर्ज पर खालिस्तानी संगठनों, इससे जुड़े एनजीओ और खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी संगठन विदेश से मिलने वाली फंडिंग का इस्तेमाल देश के युवाओं को भड़काने में कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश से होने वाली फंडिंग हवाला के सभी रूट्स को खगाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर फिर भड़के अशनीर ग्रोवर, बोले ना कोई टैक्स देगा ना सरकार को मिलेगा। जी हां दोस्तों, जब से खबर आई है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपए की GST डिमांड का प्री शोकेज नोटिस भेजा गया है, तब से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। इंडस्ट्री से इस टैक्स डिमांड नोटिस को लेकर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब पूर्व शार्क टैंक जज और भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को भी इस मामले पर विचार करने के लिए कहा है। अशनीर ग्रोवर ने यह तक कहा डाला कि 55,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस सरकार के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने में मददगार नहीं होगा और एक रोड़ा साबित हो सकता है। अशनीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि ना कोई टैक्स देगा ना इतना सरकार को मिलेगा, केवल कारोबारियों को परेशान करने वाला एक और दिन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे, कहा 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव हुए, तकनीक से भ्रष्टाचार घटा, सुविधाएं बढ़ी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए। इस मौके पर PM ने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी है। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। PM मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां से उन्होंने 45 जगहों पर मौजूद युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून और LPG सब्सिडी स्कीम की करेगी समीक्षा, फिजूल खर्ची और चोरी रोकने के लिए लिया फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी स्कीमों का आकलन और मूल्यांकन करने का फैसला किया है, जिससे फिजूल खर्ची को रोकने से लेकर सरकारी धन की चोरी और बर्बादी को रोका जा सके। साथ ही इन योजनाओं के सही लाभार्थियों को इसका फायदा भी मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। नीति आयोग के अधीन आने वाले डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस ने खाद्य सुरक्षा कानून और रसोई गैस पर सब्सिडी स्कीम के आकलन और अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं जिनके पास अनुभव है उन्हें सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त करने के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। जो भी आवेदनकर्ता इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल GEM पर आवेदन करना होगा।